Good afternoon, people. So today we would take the last topic, that is education. And as far as education as a topic is concerned, again I'll say this is the standard content which would not change. What will change is contemporary issues. Now, contemporary issues, again, I'll give you an idea how to prepare, but it totally depends upon the year when you are attempting your paper, whether it is prelims or it is mains. So let us say you're writing this year's exam. So just before your prelims, you will have PT 365. So in PT 365, अगर कोई रिपोर्ट आई है, जैसे असर रिपोर्ट होती है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, या ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन, या नेशनल अचीवमेंट सर्वे, या फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट, तो वो जो कुछ भी करंट में होगा, यू जस्ट नीड टू एड टू द स्टैटिक कंटेंट. दैट इज हाउ इट इज प्रिपेयर्ड. कॉन्टेम्प्ररी इश्यूज जब आप पढ़ोगे उसी में वे फॉरवर्ड आ जाएगा. अगर आप सपोज करो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे हो, तो उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, व्हाट नीड्स टू बी डन. फिर आप लेट अस से पढ़ते हो एडटेक सेक्टर इन एजुकेशन, तो व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड. देन एआई इन एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, प्रोस्पेक्ट, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड. ये स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी भी टॉपिक को पढ़ने का. ठीक है. वो बना लेना. Concept of quality education. What are the issues with respect to education system, school education or higher education, government efforts, and in that specifically you have to prepare national education policy. In fact, today we will see एक बार, just once, detail में जरूर पढ़ना the actual national education policy. उसका reason है, उसके बाद फिर जो कुछ भी होगा, you will understand that that is the reason because you want to implement national education policy. For example, now we have an agency known as National Testing Agency, जो एग्जाम्स कंडक्ट करता है. द आइडिया वॉज कॉन्सेप्चुलाइज अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रीस्ट्रक्चरिंग. अभी आपके करंट अफेयर्स में दे रखा था कि करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इज नाउ अंडरगोइंग अ चेंज, 5+3+3+4. ये आइडिया कहां कॉन्सेप्चुलाइज हुआ? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. सो वॉट एवर नाउ इज हैपनिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, दैट इज बेसिकली टू गिव इफेक्ट. जैसे कॉन्सेप्ट है नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी. एक कॉन्सेप्ट आया दैट फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन ओपन देयर कैंपसेस इन इंडिया. ये सब कुछ, और फॉर दैट मैटर हायर एजुकेशन इन रीजनल languages. So all of these ideas have been conceptualized under national education policy. तो अगर एक बार डिटेल में पॉलिसी पढ़ी हुई होगी तो ऑटोमेटिकली ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दैट. एक स्कीम है निपुण भारत, दैट इज बेसिकली यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एट लीस्ट टिल द चिल्ड्रन आर रीचिंग ग्रेड 3, थर्ड स्टैंडर्ड तक. जो भी फाउंडेशनल लेवल की लिटरेसी और न्यूमरेसी है उसमें विथ रिस्पेक्ट टू लर्निंग आउटकम यूनिवर्सलाइजेशन हो जाना चाहिए. मतलब हर बच्चे में ग्रेड 3 तक वो बेसिक लर्निंग आउटकम होना चाहिए फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को लेकर. ये आइडिया कहां से आया? अगेन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. सो वी शुड रीड दिस पॉलिसी वंस इन डिटेल. But anyway, let's just see how we have structured the PPT so that would make your work easier. The first and foremost thing is, what is the characteristic of good quality education? आराम से पढ़ते जाएंगे, कोई डाउट आएगा you will ask me. There has to be a well-designed curriculum. There has to be safe and secured learning environment. There has to be moral education or education which is based on values and ethics, well-trained and motivated teachers,
effective financing and infrastructural facility. These are the basic characteristics of any good quality education. Is that very clear? Now let us suppose you get some question on education in which you have to suggest way forward. Can this become the 5 headings? कि curriculum के लिए क्या कर सकते हो, लर्निंग एनवायरनमेंट को सेफ और सिक्योर रखने के लिए क्या कर सकते हो, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हो, टीचर ट्रेनिंग के लिए क्या कर सकते हो, फाइनेंस और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं. सो वी हैव द 5 headings which tells us that what are the characteristic feature of good quality education. Is that very clear? Significance of quality education. I told you, prospects, challenges, way forward. तो पहली चीज क्वालिटी एजुकेशन से मतलब क्या है. अब है कि अगर क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर कर दी तो फिर उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं. इट इज क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. अभी तक क्या हो रहा था, इट इज 6 to 14 years. सो बिफोर 6 years एंड आफ्टर 14 years हम इतना फोकस नहीं कर रहे थे, बिकॉज राइट टू एजुकेशन इज एक्चुअली एक्सपैंडिंग विद इन द एम्बिट ऑफ 6 to 14. लेकिन आपने बहुत सारे एड सुने होंगे कि बच्चों का 90% ब्रेन तो पहले 5 वर्ष में ही ग्रो कर जाता है, इसीलिए उनको बॉर्नवीटा और कॉम्प्लान पिलाएं. सो तो कहने का मेरा मतलब है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज 90% ऑफ द ब्रेन ग्रोज बिफोर 5 years ऑफ एज. So for that, early childhood care and education needs to be focused upon. तो अगर quality education होगी, well designed curriculum होगा, this problem would be addressed. Then low dropout. I realize आवाज ठीक है मेरी, सुन सकते हैं. There is very high tendencies of dropouts. I told you in one of the examples, I remember कि एक national sample survey organization ने एक survey conduct किया था, and it was found that despite being free and compulsory, even before the completion of primary education, people were choosing to drop out from the school. So it was found that they find the content very boring and irrelevant. मतलब अगर फ्री में भी पढ़ा रहे हैं तो भी बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं है क्योंकि उसका कोई रेलेवेंस नहीं समझ आ रहा. सो मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस दैट सब्जेक्ट्स, बच्चे को कैसे पता कि उसका आगे चल के क्या रेलेवेंस है. यू हैव टू एस्टैब्लिश दैट कनेक्ट फॉर विच अ ट्रेन्ड एंड अ मोटिवेटेड टीचर इज रिक्वायर्ड. देन अगर आप एजुकेटेड होगे तो जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ेगी, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, बेटर empowerment hoga. Is it making sense for everyone? Are we realizing we are covering more than one point in this one bracket, but is it making sense for everyone? Then agar qualitative education hai to health badhega, resilience of the communities will improve. क्योंकि if you are educated, you are aware, you know how to take care of all other aspects of your life. So if you are subjected to any shock or disaster, चाहे economic हो, natural हो, social हो, your resilience power would be more. There would be more avenues of social mobility. There would be reduction in inequality, gender equality, fostering tolerance, peace and harmony. So that's the significance of having quality education. और कुछ नहीं मिले तो it is a means of achieving sustainable development goals. As simple as that. If you can't think of anything, I again will reiterate goal number 1 से लेके goal number 17. That will make your answer. But don't repeat your answer. ठीक है. Issues with respect to school education. अच्छा, इस चीज को पढ़ते जाएंगे, लेकिन if you have something extra to add, please let me know. क्योंकि स्कूल हम सब गए हैं. So we know what is the problem with the education system. So we will start with here. Inadequate attention to the quality of education. Many a times what is being taught is totally obsolete and redundant, and the way it is taught, many a times we don't know its practical application. So the focus on quality of education is not there. Focus on rote based learning. रट लो, नहीं समझ आए रट लो, उसका क्या लॉजिक है इस पे फोकस कभी नहीं आता. वन साइज फिट ऑल टीचिंग मॉडल, मतलब हर बच्चे का इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डिफरेंट होता है. यू जस्ट कांट कम टीच एंड लीव
At school level, you have to make your education system more customized, and that's where role of AI becomes very significant. AI can make education system very personalized. It can make it very customized, and it can play a very important role in improving the learning outcome कि पढ़ा हुआ समझ आएगा. Suppose ये lecture हो गया, ठीक है. अब suppose करो आपने recorded lecture देखा, साथ में AI is there. अब faculty is not available to you क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, बट आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है. तो अब आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो एंड एआई इज रिजॉल्विंग ऑल योर डाउट्स. और एआई वो रिजॉल्व कैसे करेगा? क्योंकि एआई में ऑलरेडी वो लेक्चर फीड कर दिया है, उसके पास वो सारे मतलब आंसर्स टू द क्वेश्चन है रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ द लेक्चर. सो इफ यू वांट टू इंडल्ज इवन इन अ डिस्कशन, you can do that. बस इतना है कि वो लाइव नहीं हो रहा, it is happening later, but that is not going to negatively impact your learning outcome. So that is what it means. One size fit all teaching model. Another problem, unhealthy competition. Focus is always on academic grades. Many a times it creates stress, mental illness, or dent to a self-esteem of the child. बहुत बार क्या होता है, ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड. बच्चे होते हैं, उनको सही नहीं पता होता, अगर किसी ने उनको बोल दिया कि देखो कितने खराब मार्क्स लेकर आए हो, तो मेनी अ टाइम्स दे बिकम डिसएंचेंटेड विद द एजुकेशन सिस्टम बिकॉज नाउ दे आर फीलिंग एम्बैरेस्ड. इज दैट वेरी क्लियर? देन नेक्स्ट, लैक्यूना इन द असेसमेंट. हमारा असेसमेंट बिल्कुल वैसा ही है कि अगर एग्जाम में मार्क्स आए तो आप इंटेलिजेंट हो, नहीं आए तो आप नहीं हो. वो बात अलग है कि मार्क्स कैसे आए ये सबको पता है. सो द पॉइंट हियर इज देयर इज लैक्यूना इन द असेसमेंट, वेरी डिफिकल्ट टू मेजर एंड ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड. Engagement of teachers in non-teaching activities. In fact, the report says only 19% of the teaching hours is spent on teaching. बाकी सारा इलेक्शन ड्यूटीज होती है, सेंसस डेटा कलेक्ट करना होता है, बहुत बार सर्वेज होते हैं जो ग्रास रूट लेवल पे होते हैं, वो कलेक्ट करना होता है. कभी कभी क्या होता है, मिड डे मील भी टीचर ही बना रहा है क्योंकि रिसोर्सेज नहीं. मैं मजाक नहीं कर रही, इट सीरियसली इट हैपेंस. और बहुत बार होता है कि टीचर्स को भी पता होता है कि आई एम नॉट जनरलाइजिंग बट आई एम जस्ट कोटिंग फ्यू इंसिडेंसेस, कि उनको पता है कि सरकार की नौकरी है, नहीं जाने वाली है, तो वो भी पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो भी वहां बैठ के मटर और भिंडी काट रहे हैं स्कूल में. कभी कभी बच्चों को भी इंडल्ज कर रहे हैं कि पूरे विंटर्स अच्छे हैं, एक साथ गाजर छील दो तो हलवा बन जाएगा घर में. नहीं, मैं मजाक नहीं, दिस इज हाउ इट हैपेंस. सो मोस्ट ऑफ द टाइम द टीचर इज नॉट टीचिंग, दे आर डूइंग एवरीथिंग अदर देन टीचिंग. तो एनी वे द चाइल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड. देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज. ड्रिंकिंग वाटर नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, बहुत बार फंक्शनल टॉयलेट्स नहीं होते हैं. एंड वन ऑफ द रीजन व्हाई गर्ल्स स्पेशली वंस दे अचीव देयर मेंस्ट्रुअल एज दे प्रेफर टू ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल्स. बहुत बार होता है कि इट्स अ मतलब आई डोंट नो वेदर यू विल टेक इट इन अ लाइटर टोन और नॉट, बट जैसे बॉयज होते हैं एंड इफ यू वांट टू यूरिनेट, राइट, यू कैन गो एनीवेयर इन, ऑल्दो ओपन यूरिनेशन इज नॉट अलाउड. गर्ल्स के साथ क्या है, फंक्शनल टॉयलेट्स नहीं है, तो मेनी अ टाइम्स दे डोंट ड्रिंक वाटर फॉर द एंटायर डे, क्योंकि अगर पानी पिएंगे तो वो वॉशरूम जाना पड़ेगा, जो कि वॉशरूम इज नॉट अवेलेबल, तो पूरे पूरे दिन पानी नहीं पीते हैं, जिसकी वजह से इट हैज अ वेरी डेट्रीमेंटल इंपैक्ट ऑन द हेल्थ. सो एक टाइम आता है दे स्टॉप गोइंग टू स्कूल. सो बिकॉज ऑफ दीज, it seems very basic, but these are the major factors which is impacting the participation in the education system. Qualified teachers नहीं है. तो एक्चुअली क्या था कि एक प्यूपल टीचर रेशियो मेंटेन करना होता है. राइट टू एजुकेशन एक्ट ने कहा कि इतने टाइम पीरियड में आपको ये प्यूपल टीचर रेशियो अचीव करना है. तो उसकी वजह से क्या हुआ, यू स्टार्टेड रिक्रूटिंग द टीचर्स. एक होता है प्री सर्विस ट्रेनिंग, एक होता है इन सर्विस ट्रेनिंग, कि मतलब रिक्रूटमेंट से पहले यू हैव बीन ट्रेन्ड, बट क्या हो रहा था, उतने टीचर्स अवेलेबल नहीं हो रहे थे, तो फिर लगा कि एक बार रिक्रूट कर लेते हैं और फिर ट्रेनिंग दे दी जाएगी. But usually it doesn't happen. So many a times you don't have qualified teachers. Then lack of focus on life skills. Life skills matlab basic skills which are required to lead a comfortable life. So traditional curriculum and life skills, there is no proper convergence. So these are some of the basic problems which are existing in the school education system. Anything else that you want to add? हाँ, बिल्कुल, you can add. Corporal punishments by the teachers. Just add few points. Corporal punishments by the teachers. Corporal punishments by the teachers.
इसी में ऐड कर लो, प्रेजुडिस्ड एटीट्यूड ऑफ टीचर्स, prejudiced attitude of teachers. बिल्कुल, absolutely. lack of participation of parents, community, etc. in holding schools accountable, in holding schools accountable, in holding schools accountable. एक पॉइंट ऐड करो यहां पे, लैक ऑफ सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सीसीटीवी कैमरास वगैरह नहीं होते हैं, चिल्ड्रन आर नॉट सेफ इन द स्कूल, चांसेस ऑफ अब्यूज इज वेरी हाई. ठीक है, एक काम करते हैं, लैक ऑफ काउंसलर्स, चाहे फिर वो साइकेट्रिस्ट हो, चाहे वो करियर काउंसलर्स हो, या कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन हो, सेक्स एजुकेशन, न्यूट्रिशनल एजुकेशन, अडोलेसेंट एजुकेशन, ये सब एक पॉइंट में डाल देते हैं. तो राइट डाउन, lack of counselors, for example, psychiatrist, career counselors, इसी में नेक्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे, lack of comprehensive nature of education, lack of comprehensive nature of education. For example, ब्रैकेट में, sex education, nutritional education, adolescent education, etc. Anything else? हाँ, मतलब बच्चों में और पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं है रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन. ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस among parents regarding the significance of education, we'll just now see, there is a report, ASAR, Annual Status of Education Report by Pratham NGO. Again, they have identified the same thing, the learning outcome is very poor. So one of the major problem with the education system is poor learning outcome. Poor learning outcome. ब्रैकेट में लिख देना असर रिपोर्ट, पुअर लर्निंग आउटकम. एक इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं कोविड के कॉन्टेक्स्ट में कि हम ऑनलाइन लर्निंग हमने इंट्रोड्यूस करी, बट द प्रॉब्लम इज जिसकी वजह से एक्सक्लूजन हैज इंक्रीज्ड. व्हाई? बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ डिजिटल डिवाइड. सो although online education is meant to improve accessibility and affordability of education. However, due to digital divide, it has led to exclusion of marginalized. Due to digital divide, it has led to exclusion
of marginalized. स्कूल एजुकेशन सिर्फ 14 से 18 के लिए थोड़ी ना होती है. School education is right from the beginning till the 12th standard. So the major problem is that one, you are living in an area जहां पर हो सकता है इंटरनेट पेनिट्रेशन ही ना हो. ये भी हो सकता है कि आपके घर में स्मार्ट डिवाइसेस नहीं हो, और अगर लेट अस से घर में एक स्मार्ट डिवाइस है, लेट अस से मोबाइल, तो एक्सेसिबिलिटी है या नहीं है. दूसरी चीज, आप कैसे ये मेक श्योर करोगे कि बच्चा मोबाइल पे क्लास ही देख रहा है. दैट इज ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम. और ये तो मैं विद पर्सनल एक्सपीरियंस कह सकती हूँ. कैसे? देयर वॉज अ डोमेस्टिक हेल्पर इन माई फैमिली. तो क्या था कि ये कोविड के टाइम पे मोबाइल पे क्लासेस होती थी. अब वो मुझसे कहती थी कि दीदी आप कुछ ऐसा कर दो कि बच्चा यूट्यूब पे जा ही ना पाए, वो ब्लॉक हो जाए. अब मैं उसकी तरफ ऐसे हेल्पलेस नजरों से देख रही थी. मैं कह रही थी मैं अपने बच्चे को नहीं रोक पा रही हूँ. तो मतलब आप समझ पा रहे हो, आप उसमें आपको लगता है कि आप उसमें लॉक कोड लगा दो. पता नहीं यार कैसे दिमाग चलता है. जैसे आपका बच्चा, आपने कभी, मेरे फोन में लॉक है, एंड आप ऑब्वियसली आप अपने 4 साल के बच्चे को कभी लॉक थोड़ी ना बताओगे. और वो अब आपको बताता है कि मिमी आपने ये लॉक डाला हुआ है ना, एंड ही नोज द 6 डिजिट नंबर ऑफ दैट. वो सिर्फ आपको देख देख के सीख गया जब आप अपने फोन में लॉक डाल रहे थे. सोचो वो इतने भी स्मार्ट है कि जब आप देख रहे हो तो वो कहीं से आपको नोटिस कर रहे हैं कि आपने क्या डाला है. तो अब इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो द पॉइंट हियर इज टू फिल्टर दैट, टू मेक श्योर कि वो मोबाइल पे या लैपटॉप्स पे कुछ और न देखें. दैट अपने आप में इट हैज बिकम अ चैलेंज. दूसरा क्या है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है जिसकी वजह से आईसाइट, द दैट हैज ऑल्सो गेटिंग चैलेंज. सो राइट डाउन, due to increase in screen time, due to increase in screen time, it is negatively impacting the health of the child. It is negatively impacting the health of the child. हाँ हाँ, ऑब्वियसली हाँ. लैक ऑफ एथिक्स, लैक ऑफ एथिक्स. और ये कोई गवर्नमेंट टीचर्स की केवल बात नहीं है, इट इज एवरीवेयर. हमारे ऐसे कंप्यूटर में कभी नंबर नहीं आते थे, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैम, आई एम सॉरी, बट उन्होंने कहा था कि मेरे यहाँ क्लासेस ले लो, एंड पता नहीं क्लासेस लेने के बाद क्या हुआ कि मैं सीधे 90+ लाने लग गई. वो एग्जैक्टली वो सेम प्रोग्राम्स, वो हम एल्गोरिथम वगैरह लिखते थे, तो वो एग्जैक्टली सेम नहीं कराते थे, बट वो सिमिलर कराते थे. तो अब वो जब मैं सिमिलर वो 10-15 तरीके के रोज सॉल्व कर रही हूं, तो जब वो टेस्ट में आएगा तो मैं कर ही लूंगी ना. उससे पहले मेरे कभी नंबर नहीं आते थे. आई वॉज वेरी बैड विद कंप्यूटर्स. और वो मुझे बहुत खुशी मिली थी 9th स्टैंडर्ड के बाद कि ये अब कंप्यूटर्स नहीं होगा 10th में. सो द पॉइंट हियर इज कि, लेकिन उसके बाद मेरे 90+ आने लग गए, एंड आई वॉज फीलिंग सो प्राउड कि आई हैव इम्प्रूव्ड. नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड आई रियलाइज कि नहीं, वो इम्प्रूवमेंट नहीं था, वो झोल था थोड़ा. बट एनी वे फॉरवर्ड, वील स्टार्ट विथ हियर. हाँ जी. हम्म. क्या क्या? अच्छा. हाँ हाँ हाँ. वैलिड पॉइंट है, बट उसको ना हम यहाँ पॉइंट नहीं बना सकते हैं. हम ये कह सकते हैं कि द लैक ऑफ सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, इतना लिख सकते हैं. ठीक है, फिर तुम एग्जाम्पल डाल के एक पर्टिकुलर केस डाल दो. सो एक पॉइंट लिख सकते हो, lack of desirable attitude, lack of desirable attitude with respect to the education system despite government efforts, despite government efforts. Effective and sufficient infrastructure, access to safe and engaging
स्कूल एजुकेशन. इज दैट वेरी क्लियर? सेफ होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट है engaging स्कूल एजुकेशन. academic monitoring and data backed review. आपको असेसमेंट करने की जरूरत है. एक आपको बताती हूं, एक रिपोर्ट आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले, जिसके बेसिस पे ये चेंजेस किए गए थे. उसने बोला था वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम कि हमारा लर्निंग आउटकम पुअर है, उसका रीजन है लैक ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम. कोडिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम का मतलब होता है कि अगर बच्चे ने फर्स्ट स्टैंडर्ड पास कर लिया तो उसको कितना आना चाहिए ये लिखित में नहीं है, तो फिर आप टीचर को अकाउंटेबल होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि आरटीई में नो डिटेंशन पॉलिसी है. आप किसी को फेल नहीं कर सकते, हर बच्चा पास होगा. तो अब बच्चे के पास भी कोई इंसेंटिव नहीं है, पेरेंट्स के पास भी कोई इंसेंटिव नहीं है, और टीचर के पास भी कोई इंसेंटिव नहीं है. तो फिर अकाउंटेबिलिटी होल्ड कैसे होगी? अब थर्ड स्टैंडर्ड बच्चे ने पास कर लिया, उसे बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता. सो द पॉइंट हियर इज कि लर्निंग आउटकम नीड्स टू बी कोडिफाइड. तो उसके लिए कहा जा रहा है प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए एंड डेटा बैक्ड रिव्यू होना चाहिए दैट हाउ फार द स्कूल्स आर परफॉर्मिंग वेल. इज इट मेकिंग सेंस? देन ट्रांसपेरेंट एंड क्रेडिबल सिस्टम ऑफ एक्रीडेशन फॉर हाई क्वालिटी टीचर एजुकेशन. बहुत बार एक्रेडिटेशन होता है ना, असेसमेंट करते हैं एंड देन आप उसे क्वालिटी सर्टिफिकेशन देते हैं, तो उसके लिए भी प्रॉपर ट्रांसपेरेंट एंड क्रेडिबल सिस्टम होना चाहिए, सो एज टू इंश्योर दैट वॉट एवर यू आर डिलीवरिंग इज क्वालिटी बेस्ड. इंसेंटिव टू प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक स्कूल्स. अब देखो, पब्लिक स्कूल मतलब सोशल स्कूलिंग, मतलब जहां पे प्रॉफिट मोटिव वुड नॉट बी देयर. तो अक्सर लोग कहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर को क्या इंसेंटिव होगा, तो इंसेंटिव्स कैन बी क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट. और इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन करा दो. जैसे कि एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसको एक कंप्यूटर लैब चाहिए, उसको एक अच्छी लाइब्रेरी चाहिए, उसको एक साइंस एक्सपेरिमेंटेशन के लिए लैब चाहिए, ये तीनों चीजें आप आउटसोर्स कर दो प्राइवेट सेक्टर को. पूरा स्कूल गवर्नमेंट रन कर रहा है, बट ये जो आपको हाईली मतलब कहते हैं ना क्वालिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सिर्फ उतना पोर्शन आप प्राइवेट सेक्टर को आउटसोर्स कर दो और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव दे दो. सो उससे क्या होगा? ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम कैन बी इंप्रूव्ड. इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? देन इनहैंस्ड लर्निंग थ्रू 1-to-1 ट्यूटरिंग. हर बच्चे का अपना इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है, तो यू हैव टू इंश्योर, जैसे एक हो गया क्लास जो बेसिक हो रहा है, सपोज सम चाइल्ड इज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, तो उसके लिए एक्स्ट्रा सेशंस आपके लिए होते हैं ना, मेंटरशिप सेशंस, so that you can discuss all your doubts if they are there. Are you getting the point? So as to improve the learning outcome. Then experiential learning, ये हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी देखेंगे कि अगर बच्चों को एनिमल्स के बारे में पढ़ाना है, टेक देम टू जू, the chances of learning and remembering any day would be very high. So learning through your own experiences, that is nothing but experiential learning. दूसरा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो मतलब मैंने देखा या शायद हो सकता है आपने भी देखा हो, कि it was very much focused towards only academics. तो स्पोर्ट्स का इंटीग्रेशन नहीं था, आर्ट्स का इंटीग्रेशन नहीं था. ऑल ऑफ दैट, एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी क्रिएटेड. सो आर्ट्स इंटीग्रेटेड, हैंड्स ऑन लर्निंग, स्टोरी टेलिंग, इनसे अब किसी को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिखाना है, तो देर आर सो मेनी स्क्रिप्चर्स, there are so many religious stories, there are so many past historical stories with which you can actually inculcate the desirable value system in the children. और क्या होगा? बच्चों को कहानी सुनने में मजा भी आएगा. So you have to make your education system more engaging. Then technology driven pedagogy. आज के टाइम पे स्मार्ट वर्ल्ड है, देयर हैज टू बी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. जैसे अब आप लोग अपना ज्योग्राफी करते हो, एनवायरमेंट करते हो, साइंस एंड टेक करते हो, अगर उन्हीं की वीडियोस चलती हैं तो आप इंगेज्ड भी फील करते हो, आप रिलेट भी कर पाते हो दैट हाउ दैट प्रोसेस इज हैपनिंग, एंड चांसेस ऑफ रिटेनिंग दैट कंटेंट would be also very high. So you have to use technology in order to make your pedagogy more interactive and more creative. Is that very clear? Then teacher training. तो नए टूल्स, मेथोडोलॉजी एंड मॉडर्न टीचिंग एड के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग. आई टोल्ड यू प्री सर्विस एंड इन सर्विस, तो रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर्स की. एक बोर्ड होता है, अगर आपने सुना हो, इंटरनेशनल बोर्ड, आईबी बोर्ड,
उसमें हर वीक एक दिन स्टिप्यूलेट किया जाता है जिस दिन हर टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है, हर हफ्ते. तो द पॉइंट हियर इज रेगुलर अपग्रेडेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड. ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? एक नया तरीका जिससे एजुकेशन को और इंगेजिंग बनाया जा सके. एंड वाई? बिकॉज अदरवाइज होल्डिंग द अटेंशन ऑफ अ चाइल्ड इज वेरी डिफिकल्ट. आप लोगों का फिर भी अटेंशन होल्ड किया जा सकता है क्योंकि आपका करियर स्टेक पे है. एक बच्चे को पढ़ाना, जैसे जैसे क्लास बड़ी होती है मुझे लगता है पढ़ाना इजी हो जाता है. हमें बस सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए, फिर हम आके पढ़ा देंगे. लेकिन जितना छोटा बच्चा, आपके सब्जेक्ट पे कमांड से कोई लेना देना नहीं है. बच्चा सुनेगा ही नहीं, आप पढ़ा रहे हो और वो निकल लिया. So the point here is holding their attention is very challenging, for which you need to have good methods. Then reshaping the attitude towards teaching as a profession. हमारे यहाँ वो हमेशा सेकेंडरी एटीट्यूड होता है, वो बैकअप प्लान होता है. कोई बचपन से कभी नहीं पढ़ता एक अच्छा टीचर बनने के लिए, क्योंकि कुछ और नहीं मिलता. तो क्या ही बताएं अब. सो द पॉइंट हियर इज कि उसके बाद फिर आप बोलने लग जाते हो कि ओ आई फेल्ट दिस वाज माय कॉलिंग एंड आई रियलाइज्ड हाउ मच आई लव्ड. If you really loved it, why didn't you do it in the first place? So the point here is that is not always your first choice. So meritocratic, socially valued, attracting the best minds. ठीक है. हाँ जी. हाँ, हायर एजुकेशन में बात करेंगे यार. बच्चों से क्या इंडस्ट्री एकेडमी का कोलैबोरेशन कराएं. हाँ 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 हाँ. ये तो हमने एथिक्स में बात करी हुई है, दिया तो था एग्जाम्पल. हाँ, सेल्फ एट्रीब्यूशन. हाँ हाँ, शेपिंग द सेल्फ एट्रीब्यूशन ऑफ द चाइल्ड. हाँ हाँ बिल्कुल. हाँ लिख लो. वे फॉरवर्ड में एजुकेशन इन मदर टंग ये ऐड कर दो. वैसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐड कर देंगे, बट फिर भी एजुकेशन इन मदर टंग. ओह, बिल नहीं है बेटा, पास हो गया. साहिल इज सेइंग मैम ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन, पास हो गया. सो डायरेक्टिव्स आ गए विथ रिस्पेक्ट टू कोचिंग इंस्टीट्यूट का रेगुलेशन. हाँ, एक्चुअली क्लियरली मेंशन नहीं करा है विथ रिस्पेक्ट टू विच कोचिंग. सो दैट मीन्स इट इज एप्लीकेबल ऑन all the coaching. कि less than 16 year old, then you would not be allowed the admission in the coaching. So हाँ, basically I think it is to address the issue of growing mental health issues among the. तभी वो उन्होंने कहा है कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक मेंटल काउंसलर, साइकेट्रिस्ट का होना बहुत जरूरी है. बट उसमें एक पॉइंट है जो मैं फिगर आउट कर रही हूँ, इंप्लीमेंट कैसे होगा. उन्होंने कहा इंकरेज को करिकुलर एक्टिविटीज इन कोचिंग. फिर क्या करवाएं, अंताक्षरी करवा लेते हैं, ये सब का क्या ही है. 2 ग्रुप बांट देते हैं, तुम 90s के गाने गाओ और तुम नहीं. पॉइंट वैलिड होगा, बट मैं सिर्फ इतना फिगर आउट कर रही हूं कि कोचिंग में को करिकुलर एक्टिविटीज कैसे प्रमोट करेंगे. अच्छा, शायद वो सोच रहे होंगे 15 दिन अच्छे से पढ़ाई करो, फिर एक दिन स्पोर्ट्स खेलेंगे या कुछ इंसेंटिवाइज करने के लिए, मे बी, पता नहीं. हाँ हाँ हाँ, 15 दिन पे. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि दिस कैन बी डन. अरे तुम अपनी क्या बात करो, मैं अपने कोचिंग का नाम नहीं बता रही, लेकिन जब हमने यूपीएससी की क्लासेस करी थी वो भी दिन बड़े सही थे यार. कि मतलब उसमें बड़ा सेट था कि 3 महीने, अक्टूबर में मेरा बैच स्टार्ट हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमने पढ़ाई करी, और दिसंबर में आई थिंक अराउंड क्रिसमस के टाइम पर उन्होंने हमारी ट्रिप ले गए थे आगरा, ताजमहल, और हम इतने खुश. नहीं नहीं, 500 रुपए दिए थे हमने, बट द पॉइंट 500 रुपए का वाली बात नहीं है. मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसे यूपीएससी की कोचिंग भी ऐसे ट्रिप पे ले जाती है. और फिर हम लोग आगरा गए थे सब बड़े खुशी खुशी. मतलब क्लास तो होती रहेगी, बट ट्रिप हो लेते हैं. सो चलो चलो, मतलब पढ़ लेते हैं. So, All India, see the report, All India Survey for Higher Education report, who publishes? Ministry of Education. Key features, अच्छा ये कभी चेंज नहीं होगा. This would remain the same. Which of the following statement is true with respect to All India Survey for Higher Education? Who is publishing the report? It is an annual web-based survey conducted since 2010-11. It portrays the status of higher education in India. It is conducted under a central sector scheme. It is based on voluntary uploading of data by institution.
The institution are categorized under 3 heads: university, colleges, and standalone institution which gives or run diploma run programs. दूसरी चीज है, this time All India Survey for Higher Education, the report that they have given, you just need to focus at 2 levels. Gross enrollment ratio has increased. Last time 27.1 था, अब 27.3 है. और दूसरा, gender parity index, number of female students as compared to male students is higher, and that is why it is 1.05. Is that very clear for everyone? ठीक है, इस पे ध्यान रखेंगे. दूसरा है, with respect to school education, we have annual status of education report. यहां से देखना. I've made this easier. ASAR is a household survey which is conducted annually. One-on-one oral assessment includes both in school and out of school children. It focuses on basic skills, reading and maths. It is limited to rural area. It is a citizen led survey. लेकिन अगर मैं इसको नेशनल अचीवमेंट सर्वे से कंपेयर करूं, so national achievement survey is a school based survey. This is household survey. This is pen paper test. This is oral assessment. It is considered children enrolled in the school, in school and out of school. It looks at wide variety of skills. It is only looking at 2 skills. It is conducted both in rural and urban area. It is only in rural area. It is conducted by NCERT. It is by Pratham NGO. So if the question comes on comparison, we can answer. If the question comes separately, we can answer. And this is this year's report. Now, where I want you to focus, here and here. Reading ability of class 3 has decreased. Arithmetic ability of class 3 has decreased. That means learning outcome has decreased. लेकिन अगर मैं infrastructure की बात करूं, schools with drinking water has increased. Schools with girls' toilets have increased. Overall enrollment has increased. तो ये चीजें increase कर रही हैं, लेकिन learning outcome has declined. So now the focus is not on infrastructure, it should be on learning outcome. Is that clear? ठीक है. तो एग्जैक्ट डेटा नहीं याद करना होता, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए बढ़ा है या घटा है, तो उससे आप अपने आप के पॉइंट्स को बेटर क्रेडिबिलिटी दे पाओगे. सो टिल हियर इज एवरीथिंग क्लियर? हाँ 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 हाँ. मैं तो ना लिखवाऊंगी ये पॉइंट. नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं. डर से कॉम्प्लायंस होता है, कॉन्फर्मिटी नहीं. एग्जैक्टली आप रटोगे, रटने से थोड़ी ना होता है यार. आपको ये देखना है कि, एंड बहुत बार ऐसा होता है, जैसे सिंपल सी बात है, देयर आर सो मेनी सक्सेसफुल पीपल, नॉट एवरीवन इज गुड विद एकेडमिक्स. ये समझने की जरूरत है दैट सक्सेस हैज नथिंग टू डू विथ एकेडमिक्स. अगर किसी को फिजिक्स नहीं पसंद तो नहीं पसंद, मैथ्स नहीं समझ आती तो नहीं आती, हो सकता है लिटरेचर में ज्यादा इंटरेस्ट हो. क्योंकि एक बेसिक लर्निंग तो चाहिए होगी ना. अगर तुम्हें और मुझे आपस में बात करनी है तो सेंटेंस बनाना तो आना पड़ेगा ना यार. शब्द तो पता होने चाहिए ना, व्यंजन क्या है ये तो पता होने चाहिए ना, बेसिक ग्रामर रूल्स तो पता होने चाहिए ना, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो. तो बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरसी, वो चीजें हैं. अगर मैं सपोज करो एकेडमिक्स में नहीं भी जाना मुझे, लेकिन एक बेसिक कैलकुलेशन तो आना चाहिए ना. व्हाट इफ कैलकुलेटर की सेल खत्म हो गई तो वहीं बैठे रहेंगे. बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक सब्ट्रैक्शन, एडिशन तो आना चाहिए ना. सो द पॉइंट हियर इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरसी. दैट्स इट. ठीक है. बट आई वुड नॉट सपोर्ट कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी वाला आइडिया. आप लिख सकते हो. ठीक. चैलेंजेस विथ हायर एजुकेशन इन इंडिया. वील स्टार्ट फ्रॉम हियर. लो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, अभी हमने कहा बढ़ा है, कितना हो गया? 27.3. यूएस में 88 है, चाइना में 54 है, ब्राजील में 51 है. सो इवन इफ आर्स इज 27.3 विच इज लार्जर देन बिफोर, बट स्टिल इट इज मच लेस. And the irony is our higher education system is third largest in the world after US and China.
but despite that gross enrollment ratio is less. Uska main reason I have told you before also, lack of eligible population. हमारे पास 12th पास नहीं है to get admission in the higher education. Why? Secondary education is neither free nor compulsory, and third, child labor is allowed in 14 to 18. Did we get the point? ठीक है. नेक्स्ट, सोशल इनिक्विटी एग्जिस्ट करती है, रूरल अर्बन डिवाइड है, और अगर हमारा ओवरऑल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ रहा है बट विद एससी एंड एसटी कम्युनिटी इट इज स्टिल अ चैलेंज. तो मतलब सोशल इनिक्विटीज आर एग्जिस्टिंग इन द हायर एजुकेशन. देन पुअर एम्प्लॉयबिलिटी है. एक इंडिया स्किल रिपोर्ट आई थी कि अगर 100 बच्चे डिग्री ले रहे, ग्रेजुएट हो रहे, उसमें से सिर्फ 45% ऐसे हैं जो एम्प्लॉयबल हैं इन द लेबर मार्केट. उसका दो रीजन है, जो एजुकेशन मिल रही है उसमें क्वालिटी नहीं है, और दूसरा एज ही हैज सेड कि उसका लिंकेज नहीं है मार्केट से. सो इट इज नॉट सैटिस्फाइंग द डिमांड ऑफ द लेबर मार्केट. सो दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम. दूसरा, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है. सिर्फ 14% ऐसे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसपे वैलिड एक्रेडिशन है. जो वो होता है ना नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशन, तो वो सिर्फ 14% हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के पास है. तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बस डिग्री बांटे जा रहे हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है, स्पेशली द प्राइवेट कॉलेजेस. देन लैक ऑफ फैकल्टी बोथ विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी. एक तो नंबर ऑफ फैकल्टीज नहीं है, और दूसरा अगर है भी तो उनमें क्वालिटी नहीं है. क्वालिटी क्यों नहीं है? क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं होता, तो कोई इंसेंटिव नहीं है हार्डवर्क करने का. दूसरा, सब ऑप्टिमल रिसर्च इकोसिस्टम है. जैसे वैसे ही ग्रॉस एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सेक्टर कम है, और उसमें R&D पे सिर्फ 0.65% ऑफ जीडीपी इज स्पेंड. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है. Then shortage of resources. 65% of the budget is utilized by the central universities. तो बाकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को तो पैसे मिलते ही नहीं है. Then issue of governance and accountability. बहुत बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, पॉलिटिसाइजेशन होता है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है, ब्यूरोक्रेसी होती है. एटलीस्ट ये कह सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनिंग होती है. डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? ठीक है. और यही एक रीजन है ब्रेन ड्रेन भी हो जाता है. हाँ, हमने कहीं लिखा है ये चीज. लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, गैप बिटवीन एजुकेशन एंड स्किल रिक्वायर्ड एट द वर्क प्लेस. मेक टीचिंग अट्रैक्टिव एंड ल्यूक्रेटिव करियर. इंट्रोड्यूस वोकेशनल courses. Internship ensure relevant curriculum with respect to the requirement of the industry. Investment in education sector, especially online learning. Adoption of blended learning. मतलब hybrid model, online plus offline. Introduce concept. हमारे यहां ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से बेटर कॉन्सेप्ट है एलिजिबिलिटी एनरोलमेंट रेशियो. कितनी एलिजिबल पॉपुलेशन है, और फिर देखना है कि वो एनरोल क्यों नहीं हो रही. एक तो क्या है, एलिजिबल पॉपुलेशन ही नहीं है. अब ये देखते हैं कि पॉपुलेशन तो एलिजिबल है फिर भी एनरोल नहीं हो रही, इसके क्या रीजन है, एंड देन वी कैन वर्क अपॉन दोस एरियाज. अपग्रेडिंग द एक्रेडिटेशन कैपेसिटी. इज इट मेकिंग सेंस? राइट डाउन अ क्वेश्चन. Just give me 1 minute. With respect to All India survey on higher education, with respect to All India survey for higher education, discuss the challenges faced by higher education system. Discuss the challenges faced by higher education system in India. Next. Given the significance
given the significance of the quality education enumerate the challenges in ensuring them enumerate the challenges in ensuring them and suggest few measures to address the challenges. Suggest few measures to address the challenges. Next. According to Amartya Sen, the status of primary education is weak in India. Full stop. What is your opinion with respect to primary education? What is your opinion with respect to primary education? And suggest measures to improve it. And suggest measures to improve it. समीर, प्रीवियस ईयर में एक दो क्वेश्चंस थे ऑनलाइन लर्निंग वगैरह को लेकर, वो एक बार मुझे देना ना, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस. टिल हियर आर द क्वेश्चंस क्लियर? ठीक. नाउ see, as far as new education policy is concerned, national education policy, I am providing you a detailed write-up, as in just read it once. वो क्या होगा, एक बार go through करा हुआ रहेगा तो हमेशा याद हो जाता है. Suppose there is a question on national education policy. Can we start in the introduction that the policy was introduced with a vision to create an equitable and vibrant, knowledgeable society where everyone has a deep sense of reverence towards fundamental rights, duties, and constitutional values, where people have been having the values which makes them committed towards sustainable development and global well-being. This is nothing but vision of national education policy. 3 different points लिखने की बजाय you can create a para in which you are picking the 3 essential components. कि एक तो vibrant, equitable society, knowledgeable society, जहां सबको knowledge है अपने rights के बारे में, duties के बारे में, constitutional values के बारे में, and you are committed towards sustainable development and global well-being. As simple as that. ठीक है. अब जब ये implement किया गया, so the first thing is about early childhood care and education, which is extending from 3 to 6 years. The target is universal access. बस इतना याद रखना है, एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए दे आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल एक्सेस, वेयर फोकस वुड बी ऑन आंगनवाड़ीज एंड प्री स्कूल्स. So Anganwadis and preschools would be the agencies which will ensure universal access to early childhood care and education. NCERT will be developing a framework which would be dealing with early childhood care and education for the children up to the age of 8. Then attainment of foundational literacy and numeracy, that has to be universalized by 2025. पर इसको बढ़ा दिया है. जब निपुण भारत इंप्लीमेंट किया तो उन्होंने बोला 2025 तक नहीं होगा, तो 2026 तक का टाइम ले लिया है. बट टिल मतलब स्टैंडर्ड 3 तक के बच्चे, ग्रेड 3 तक के बच्चों में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी होनी ही चाहिए. दैट इज योर टारगेट. जस्ट यू नीड टू रीड. अब यहां से to curtail the dropout rates and to ensure universal access to education, क्योंकि हमारा टारगेट है 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अप टिल सेकेंडरी लेवल बाय 2030. One change that we have done is to change the curriculum and the
pedagogy, for which we have introduced 5+3+3+4. और इसमें हमें पता होना चाहिए कि we start with preparatory stage, foundational stage, preparatory stage, middle stage and high stage. So this is 3 to 8. ये उसके बाद 8 to 11. This is 11 to 14 and then last 4 years. 9, 10th, 11th and 12th. Then it talks about that the entire curriculum would be reduced. जो इतना भारी बैग हम लेके जाते थे वो नहीं होगा. फोकस होगा क्रिटिकल थिंकिंग पे और एसेंशियल लर्निंग पे. द फोकस वुड बी ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग. देखो यहां लिखा हुआ होगा हैंड्स ऑन लर्निंग, आर्ट्स इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड. अभी बात करी थी इस बात की. ठीक. फ्रीडम ऑफ चूजिंग द वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो हमें नहीं मिला था. सो द पॉइंट हियर इज, अब आपके ऐसा कुछ नहीं है कि आप साइंस लोगे तो कॉमर्स नहीं पढ़ सकते, कॉमर्स ले रहे हो तो आर्ट्स नहीं पढ़ सकते. आप अपना कॉम्बिनेशन खुद क्रिएट कर सकते हो. जो सब्जेक्ट पढ़ने का मन करे वो पढ़ो. और नए सब्जेक्ट्स और इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, एनवायरमेंट, सिटीजनशिप, ऑर्गेनिक लिविंग, दीज वुड बी द न्यू सब्जेक्ट्स विच वुड बी इंट्रोड्यूस्ड. कुछ प्रॉब्लम दिख रही है इसमें क्या? देखो बिंगो, यही मेरा भी पॉइंट है. फैकल्टी नहीं है यार. और अगर हमने इस तरह के कॉम्बिनेशंस बना लिए तो हायर एजुकेशन लेवल पे जब तक चेंजेस नहीं आएंगे तब तक इसको रियलिटी में कन्वर्ट करना वुड बी अ चैलेंज. बट आइडिया इज गुड. सिमिलरली वोकेशनल एजुकेशन, 6 to 8 ईयर मतलब जो क्लास है उसमें 10 days बैगलेस कोर्स होगा जहां पे आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी विद वोकेशनल एक्सपर्ट्स. इसमें कोई प्रॉब्लम दिख रही है? Exactly. It will be encouraging child labor. Next, National Curriculum Framework for School Education will be developed by NCERT. ये डेवलप हो गया है. अब ये आपके करंट अफेयर्स में, अगस्त के मंथ के करंट अफेयर्स में, मोस्ट प्रोबेबली इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगस्त या सितंबर, एंड इट इज देयर. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन हैज बीन डेवलप्ड. और उसके जितनी भी डिटेलिंग है दैट इज बीन देयर. इसीलिए हम कहते हैं ये पढ़ेंगे तो अब जब आप करंट पढ़ोगे ना आपको याद आएगा अच्छा ये तो बोला था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में. अब सपोज करो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का असेसमेंट पूछ ले कि टू व्हाट एक्सटेंट वी आर प्रिपेयर्ड, तो अब लिख तो पाओगे कि पॉलिसी में ये लिखा था एंड देखो सरकार ने ये किया, पॉलिसी में ये बात मेंशन थी एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन. दिस शोज दैट वी आर गोइंग ऑन द पाथ ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. इज दैट वेरी क्लियर? सिमिलरली परख, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. परख की बात हुई थी दैट इट वुड बी एन असेसमेंट सेंटर विच वुड बी अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड नाउ. So again, this is the achievement as far as application or implementation of national education policy is concerned. Then holistic degree assessment. If you remember जब हम ethics पढ़ रहे थे, it's okay. सब आज मुझे मेरी आवाज क्यों? So holistic degree assessment, हमने ethics में बात करी थी 360 degree assessment होना चाहिए. Not only the academic thing, it should be peer assessment, it should be self assessment, teacher assessment. So see, multi-dimensional report would be published which is focusing on self-assessment, peer assessment and teacher assessment. और focus किया जाएगा सिर्फ academic learning पे भी नहीं, emotional learning, cognitive development. Remember, emotional intelligence needs to be taught at school level. So national education policy is going to keep a track of all these things. Now, ये थोड़ा सा, when you have a young kid in fact, so it happens. ये multilingualism and power of language, और उसने पता नहीं बीच में क्या टाइप कर दिया है. Just forget. So medium of instructions up till grade 5 has to be given in mother tongue. Prefer करेंगे till grade 8, but नहीं हो पाए तो at least grade 5 तक देना है. Language of India as a fun project should be launched so that एक भारत श्रेष्ठ भारत initiative can be taken. Indian Sign Language should be standardized across the country. Can we say inclusion of children with disability? 3-language formula with greater flexibility. All classical languages can be an option. So we are actually promoting multilingualism or revival of local culture. Can this be an example under that? Did we get the point? ठीक है. Then इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बस इतना याद रखना, जेंडर इंक्लूजन फंड फॉर फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, अगेन अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप.
special education zones for socially, economically disadvantaged groups. So what we are promoting is equity, better accessibility and affordability of education for all. Children with disability, remember inclusive education without labeling. So children with disability will be enabled to fully participate in regular schooling, so that there is no discrimination or isolation. And then for better infrastructure, suppose करो कोई स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो फ्री है, तो उसको आप यूज कर सकते हो सामाजिक चेतना केंद्र टू प्रमोट सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड वॉलंटरी एक्टिविटीज. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. सपोज करो सुबह से स्कूल चल रहा था, 2 बजे छुट्टी हुई, 2 बजे से लेके उसके बाद वो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर लेटर से खाली है, तो आप उसको यूज कर सकते हो फॉर प्रमोटिंग वोकेशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एक्टिविटीज. ठीक है. सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस. फिर और कहां हम ऐड करें? हाँ, टीचर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट मैंडेटरी कर रहे हैं, दैट 4-year इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री वुड बी कंपल्सरी, एंड विच एजेंसी? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वुड बी इंश्योरिंग द एडमिशन टू बीएड प्रोग्राम्स. इज दिस वेरी क्लियर? और यहां पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, जिसमें कि लेट अस सी, एक बार देख लो बस. नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग विथ लार्ज पूल ऑफ आउटस्टैंडिंग सीनियर एंड रिटायर्ड फैकल्टीज, सो दैट यू कैन इंप्रूव योर स्टाइल ऑफ टीचिंग. इसमें से कोई चाहिए? नहीं, ये छोड़ सकते हैं पॉइंट्स. स्टैंडर्ड सेटिंग, ये देख लो. स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडेशन फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. Public and private schools will be assessed and accredited on the same criteria, because we are trying to bring public schools at par with private schools. Higher education. हमने एक जगह पॉइंट मेंशन किया था, 0.65% ऑफ जीडीपी इज स्पेंड ऑन इकोसिस्टम ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. नासी हम एक इंसेंटिव क्रिएट कर रहे हैं ग्रेडेड ऑटोनॉमी देने का. सपोज करो ये रिसर्च यूनिवर्सिटी है, ये टीचिंग यूनिवर्सिटी है, और एक है जो सिर्फ डिग्रीज दे रही है, मतलब पढ़ा के सिर्फ डिग्री दे रहे हैं. इनमें ग्रेडेड ऑटोनॉमी होगी. अगर कोई इंस्टीट्यूट है जो टीचिंग रिसर्च यूनिवर्सिटी, मतलब दे आर फोकसिंग ऑन टीचिंग ऑल्सो एंड रिसर्च ऑल्सो, सो इक्वल फोकस इज देयर, इनको ज्यादा ऑटोनॉमी देंगे. दूसरा कॉलेज या यूनिवर्सिटी है जो प्राइम फोकस टीचिंग पे है, लेकिन थोड़ा बहुत रिसर्च भी करवा रहा है, उसको ऑटोनॉमी देंगे, लेकिन पहले से थोड़ी कम देंगे. और फिर ये कॉलेजेस हैं जिनमें रिसर्च नहीं होती, दे आर ओनली इंडल्जिंग इनटू टीचिंग टू अवॉर्ड यू द डिग्री. इनके पास ऑटोनॉमी होगी, लेकिन एज कंपेयर्ड सबसे कम होगी. वी आर ट्राइंग टू जनरेट द इंसेंटिव. रीड इट. All higher educational institutions would be consolidated into 3 types. Research university, equal focus on research and teaching. Teaching university, primary focus on teaching with significant focus on research. Degree granting colleges, exclusive focus on teaching. So that's the purpose for graded autonomy. Why? Because you want to create an incentive. The aim is to increase gross enrollment ratio to 50% by 2035. अभी कितना है? 27.3. So that is the target. Then इसको पढ़ो. This is an important point. The policy envisages flexible curriculum with integration of vocational education and multiple entry and exit points. Suppose I took admission in this college. I did my first year. But then in my first year itself I realized कि ये नहीं पढ़ना था मुझे. Then मैंने ऑनलाइन सर्च किया, and there is a particular field which I want to further study. So there I took the admission. तो बहुत बार क्या होता है, we cannot take this step because फिर हमको लगता है हमारा 1 साल बर्बाद हो गया. बट अब क्या कर रहे हैं, हम एक अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बना रहे हैं. एक क्रेडिट बना रहे हैं, एक वो डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम होगा जिसमें आपने जितने भी घंटे पढ़ाई करी है, एवरीथिंग वुड बी क्रेडिटेड देयर. So if you have invested, let us say in 1 year, you've completed your education for that 1 year, you have invested some hours of learning, ठीक है? So that hours of learning would be credited in that academic bank of credit. Now I can go to any university, any college, even domestic or international. I studied there. Let us say I got admission in maths.
मैंने मैथ्स ऑनर्स में एलएसआर में एडमिशन लिया, पहले साल मैंने मैथ्स पढ़ा, बट फिर मुझे लगा कि मुझे ये नहीं पढ़ना, मुझे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पढ़ना है। उसको पढ़ने में बाहर चली गई, 2 साल का कोर्स था, मैंने वो खत्म किया। उसके बाद मैं वापस आई और मुझे लगा कि यहां पर एक पर्टिकुलर कोर्स है विच आई वांट टू कंटिन्यू। आई केम बैक। नाउ व्हाट हैपेंड कि अब मेरा कोई भी साल कहीं बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में वो जो 1 साल मैंने यहां पढ़ा, जो 2 साल में कहीं और पढ़कर आई, और जो वापस 1 साल में कहीं और पढ़ रही हूं, एवरीथिंग वुड बी क्रेडिटेड। और जब मुझे सर्टिफिकेशन, डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जो भी अवार्ड किया जाएगा, दैट विल टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल द लर्निंग आवर्स दैट आई हैव अक्यूमुलेटेड। तो मेरे साल बर्बाद नहीं होंगे, मेरे लिए लर्निंग आउटकम ज्यादा होगा, मैं अपने एजुकेशन सिस्टम से डिसइंचेंटेड नहीं होंगी, बिकॉज देयर एग्जिस्ट मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। Is it making sense for everyone? Regulation देख लो। Higher Education Commission of India would be set up as a single overarching umbrella, जिसमें 4 वर्टिकल्स होंगे। बट ध्यान रखना, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया मेडिकल और लीगल एजुकेशन के साथ डील नहीं करेगी, उसके लिए अलग बॉडी है, ठीक है। अदरवाइज उसके नीचे 4 वर्टिकल्स होंगे, एक जो रेगुलेट करेगा, एक जो स्टैंडर्ड सेटिंग करेगा, एक फंडिंग करेगा और एक एक्रेडिटेशन करेगा। तो चारों वर्टिकल्स अपना अपना काम करेंगे, लेकिन चारों एक अंब्रेला बॉडी के अंदर होंगे, सो दैट एकदम कंप्लीट आइसोलेशन ना हो। इज दिस वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? देन इंटरनेशनलाइजेशन, ये तो अब पास हो गया है कि foreign higher educational institutions, they can set our campuses in our country, we can also set our campuses in their country। कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो यूजीसी ने लेट डाउन करें, वो बस आपको कीप इन माइंड करना है, दिस कैन बी डन। और ये हम क्यों कर रहे हैं? टू इंप्रूव सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। ठीक, इक्विटी एंड इंक्लूजन के लिए द सेम लॉजिक अप्लाइज। सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए क्लियर टारगेट्स वुड बी सेट, enhancement in gender balance, quality higher educational institution in aspirational districts. Steps would be taken to mitigate the opportunity cost and fees. In fact, for tribal kids also, special efforts would be made. दिया हुआ होना चाहिए था। Provide financial assistance and scholarship, making curriculum more inclusive. Sensitization of faculty, counselors, students on gender identity issue. So basically we are trying to create an inclusive infrastructure. Financing फिलहाल 3.4% के आसपास है, it should be 6% of the GDP. Same holds true for your health system. ठीक है। Now अब बस ये एक्स्ट्रा adult education, online education, professional education, promoting Indian languages, art and culture. These are the initiatives which are taken under national education पॉलिसी। इज इट मेकिंग सेंस? एक बार बस पढ़ना है, इसलिए मैंने डिटेल में इस पीपीटी में दे दिया। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जब पास हुआ था, एक बार रीड कर लेना, जब आंसर लिखोगे तो पॉइंट्स अपने आप दिमाग में आ जाएंगे। लेकिन अब मुद्दा आता है एनालिसिस। फेवरेबल प्रोविजन, मोर फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबल यूथ, overall development of country. Increasing public expenditure to 6%. It will improve the quality and infrastructure. There is a provision for preserving local art and culture. Again, revival of local culture. With 3 language formula, it will improve the learning outcome. Familiarization with various cultural diversity. You can preserve the endangered languages. Indian languages will remain relevant and vibrant. These are the positive points. Multiple entry and exit point की वजह से gross enrollment ratio बढ़ेगा, enhance होगा आपकी employment opportunities. Now you need to tell me, अब आपको analysis समझ आ रहा है after reading the points? ठीक है। With establishment of Higher Education Commission of India, better regulation, standardization, no duplication of work. We are trying to curb commercialization of education by ensuring multiple checks and balances. Restructuring of school education, पहली बार early childhood care and education has been introduced. Extension of midday meal to this segment. Focus on activity based learning. Change in pedagogy. So overall, there is a very positive aspect as far as national education policy is concerned. But then there are few challenges.
फंडिंग आएगी, पर उस पर इलैबोरेट नहीं किया है कि कैसे आएगी। तो फियर ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज देयर। मल्टीलिंगुअलिज्म है, उससे कोई प्रॉब्लम आएगी? क्यों पढ़ेंगे वाली बात नहीं लाते। पॉइंट ये है, वो भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है, सपोज करो कोई माइग्रेशन उसमें है, तो कितनी लैंग्वेजेस पढ़ोगे? दैट कैन ऑल्सो बिकम अ चैलेंज। ठीक है। देन दूसरा है वोकेशनल एजुकेशन। इट विल इंकरेज द इंसिडेंसेस ऑफ चाइल्ड लेबर, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। देन एनी कॉन्ट्रोडिक्शन, राइट टू एजुकेशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कोई कॉन्ट्रोडिक्शन है? राइट टू एजुकेशन किस एज से शुरू हो रहा है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3। सो कोहेरेंस नहीं है। हाँ, the point here is like a fundamental right, it is still talking about 6 to 14, so that is the point. ठीक है। then seeking cooperation of the state would be a challenge, क्योंकि एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया है, लेकिन स्टेट का कोऑपरेशन तो अभी भी चाहिए। ठीक। फियर ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इट माइट इंकरेज कोचिंग्स एंड रोट लर्निंग। then policy appears to be ambitious on paper, but then there is a challenge। एक बार बीच में 4 year ग्रेजुएशन प्रोग्राम आया था, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को थोड़ा सा सफर करना पड़ा था, फिर उसको रोल बैक किया गया था। बट जब वो इंप्लीमेंट किया गया था तो स्टूडेंट्स के लिए तो चैलेंज आ गया था ना। अच्छा, शायद आपको ये नहीं पता, थोड़े साल पहले हुआ था कि देर वॉज अ चेंज इन द मिनिस्ट्री एंड एवरीथिंग, एंड दे डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम। और वो ये था कि दे वांटेड टू ब्रिंग द ग्रेजुएशन इन आर एट पार विद द ग्रेजुएशन इन अदर कंट्रीज। ऐसे क्या होता है, हमारा 3 year का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, अगर हम जीआरई वगैरह देके बाहर पढ़ने जाते हैं मास्टर्स, तो हमें 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, बिकॉज हमारे यहाँ 3 years है एंड देयर इट इज 4 years। तो उसको एट पार लाने के लिए 4 year का प्रोग्राम रोल आउट किया था। बट क्योंकि वो करिकुलम नहीं डिजाइन हो पाया, फैकल्टीज में एक कोऑपरेशन नहीं आ पाया, तो जिसकी वजह से उसे रोल बैक करना पड़ा। बट वो जो 1 साल था वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग था, उनको नहीं समझ आ रहा था वेयर दे आर फॉलोइंग, सो अननेसेसरी मेंटल स्ट्रेस वॉज गेटिंग क्रिएटेड। देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अभी हम बात कर रहे थे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग वगैरह करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, इमोशनल लर्निंग करेंगे, टीचर कहाँ है? टीचर के खुद के इमोशनल इंटेलिजेंस के बैंड बजा हुआ है। सो ओवरऑल व्हाट नीड्स टू बी डन? इज दिस वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है, जल्दी से एक बार रीड करो। Conflicting values and disconnect with the previous policies should be avoided as it is a major reason for failure. Can this way forward be written anywhere? खुद सोचो, नो बोलने से पहले देखो तो कि वो क्यों बोला है मैंने ये पॉइंट। इसमें कहीं भी मैंने वर्ड मेंशन किया एजुकेशन? तो आप इसे कहीं पे भी लिख सकते हो कि अगर आप कोई नई पॉलिसी लाते हो तो आप मेक श्योर करो ना कि वो प्रीवियस पॉलिसीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। नहीं तो क्या होगा, विच पॉलिसी टू बी इंप्लीमेंटेड, वो क्लैरिटी नहीं होगी अमंग द लॉ इन्फोर्समेंट body or agencies. Setting the right priorities by both the players, whether it is center or other stakeholders. यहां पर हेल्थ भी डाल सकते थे ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड अदर स्टेक होल्डर्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एक्सेट्रा। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से हियर इज दीज आर द जनरल way forwards. Then Ministry of Education and Higher Education Commission of India need to work in tandem. आपको रियलिस्टिक टारगेट सेट करने की जरूरत है, अचीवेबल टारगेट सेट करने की जरूरत है, और रेगुलरली उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने की जरूरत है। अदरवाइज इतनी अच्छी पॉलिसी है वो फेल कर जाएगी। देन एटीट्यूडनल चेंजेस नीड टू बी अडॉप्टेड बाय इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग process. Then clear outlining of chain of command. अभी क्या होता है, क्योंकि clear outlining of chain of command नहीं है, there is duplication or overlapping of work. There is lack of accountability and responsibility that needs to be addressed. Then good leadership is required. Define key performance indicators for periodic review. कि हम आपको पीरियोडिक रिव्यू जो कर रहे हैं वो किस आधार पे कर रहे हैं, ये क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, और अगर कोई लूप होल्स हैं दैट नीड्स टू बी प्रॉपरली प्लग्ड इन। सो दीज आर द बेसिक वे फॉरवर्ड्स व्हिच हैज टू बी केप्ट इन माइंड। अब इसके अलावा जब हम लिखते हैं वो टॉपिक स्पेसिफिक कंटेंट होता है। यहां तक का बेसिक कंटेंट है जो सबको आना चाहिए और ये नहीं बदलता। जो बदलेगा दैट कंटेंट
this is your current affairs. National Curriculum Framework for School Education. What is the curriculum? It is a part of national education policy. What are the key highlights? What is the significance? उसके बाद concerns होंगे, and then it would be way forward. वो स्टैंडर्ड तरीका है पढ़ने का, और ये टॉपिक्स कैसे पढ़े जाएंगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा आप अपना अटेम्प्ट कब दे रहे हैं. Is it making sense? Similarly, what I have done is I have tried to provide whatever content I think one should study. For example, private sector participation in educational system. एक टॉपिक में पढ़ना सिखा देती हूं, फिर जो भी एक आध एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो आप देख सकते हो. एक बार इसको देख लो बस. Private sector participation in education system. Private sector steps in when government has limited resources to provide universal access to education. In education sector, private sector is required to operate on not for profit basis. Private sector can function in two ways. पहला है long term contract where there is a significant asset ownership by the private sector. But दूसरा है जो अभी मैं एग्जांपल दे रही थी, contracting out. Few specific asset investment can be made by the private sector. तो ये दो तरीके हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है. जरूरत क्या है प्राइवेट सेक्टर की? इंडिया स्पेंड्स अराउंड 3% ऑफ जीडीपी, बट द रिक्वायरमेंट इज 6%. प्राइवेट सेक्टर की वजह से फ्रेश थिंकिंग आएगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करेगा. प्राइवेट सेक्टर आएगा तो कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिक्स होगा, तो रेलेवेंस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम विल इंक्रीज. प्राइवेट फिलैंथ्रोपी की वजह से फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिलते रहेंगे, जिसकी वजह से विजन और मिशन अपने आप ब्रॉडर हो जाएगा एज फार एज एजुकेशन सिस्टम इज कंसर्न्ड. लेकिन चैलेंजेस हैं कि एक्सक्लूजन होगा पुअर का, मार्जिनलाइज्ड का. कमर्शियलाइजेशन होने की वजह से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होगा बाय मेनी फॉर प्रॉफिट प्राइवेट स्कूल्स, जो कि देखा देखी डिस्करेज करेंगे उन प्राइवेट एंटरप्राइजेस को जो नॉट फॉर प्रॉफिट वर्क कर रहे हैं. So it will create a domino effect. Then inefficient regulation, corrupt practices, issue of black money. बहुत बार तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले ही इसलिए जाते हैं कि ब्लैक को व्हाइट किया जाए. एनीवे, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड है एक रोबस्ट पॉलिसी होनी चाहिए टू इंकरेज प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट. प्राइवेट सेक्टर को दिखना चाहिए कि स्टेट इज जेन्युइनली कमिटेड टू इंप्रूव द एजुकेशनल सिस्टम. अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट होना चाहिए. सीएसआर सेल्स होने चाहिए हर स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में. आप प्राइवेट सेक्टर को रोप इन कर सकते हो हर चीज के लिए नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. जैसे सपोज करो पढ़ाई वढ़ाई सब आप करा रहे हो, एग्जाम को कंडक्ट कराने का जो काम है वो आप आउटसोर्स कर सकते हो. अब जैसे यूपीएससी है, वो चाहे तो प्राइवेट सेक्टर को आउटसोर्स कर दो कि ये जो भी एग्जाम वगैरह कंडक्ट हो रहा है ये हमने आपको आउटसोर्स कर दिया. मैं एग्जांपल दे रही हूं आपको. डिड यू गेट द पॉइंट? ठीक है. देन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन, सो दैट वो जो एक्सक्लूजन और मार्जिनलाइजेशन हो रहा था वो नहीं हो. सो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन सेक्टर इज रिक्वायर्ड. इट हैज इट्स प्रोस्पेक्ट्स, बट देयर आर सम चैलेंजेस विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड. टॉपिक आसान लग रहा है, देख मतलब हो जाएगा ना, क्योंकि अब पढ़ने का तरीका ऐसे ही करो, दिक्कत नहीं आएगी. सिमिलरली एडटेक सेक्टर, मैंने सारे टॉपिक्स बना दिए ऐसे जो भी मुझे लग रहा था कि पूछे जा सकते. रोल ऑफ एआई, एडटेक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, और सबको पढ़ने का एक तरीका. स्टेटस क्या है, prospect, challenges, way forward. तो स्टैंडर्ड वे ऑफ प्रिपेयरिंग द टॉपिक. यू जस्ट नीड टू रीड इट, और एक बार रीड किया हुआ रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू आंसर. आर वी अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डू इट? बस एक बार ये और देख लो, ठीक है, कि समझ आ रहा है कि नहीं. एडटेक मीन्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी. इट यूजेस कंप्यूटर्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, एजुकेशनल सिस्टम टू प्रोवाइड लर्निंग एंड ट्रेनिंग. EdTech industry is expected to reach $4 billion by 2025. There are more than 4,530 EdTech companies, some major startups in India.
Is that clear? You can add more examples. ऑनलाइन एजुकेशन कहां कहां हेल्प कर सकती है? प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को सप्लीमेंट कर सकती है, हायर एजुकेशन में ऑल्टरनेटिव कोर्स प्रोवाइड कर सकते। कभी कभी होता है ना कॉलेजेस में ट्रेडिशनल लर्निंग है लेकिन कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्स करना है तो वो ऑनलाइन एजुकेशन से किया जा सकता है। टेस्ट प्रेपरेशन कर सकती है, बहुत सारी ऐसे एडटेक्स होते हैं जो सिर्फ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, सो दैट कैन बी डन। Then reskilling and online certification depending upon the demand of the market, language and casual learning. In fact, यहाँ पे एक point हम और add कर सकते थे, teachers can also increase their proficiency by taking special courses from these channels. Is that clear? Then online education ड्राइवर कैसे है ग्रोथ का? कहां से पढ़ोगे? यहां से पढ़ना। क्या कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इज लेस, availability of quality education can be ensured through online education, employability quotient high हो सकता है क्योंकि अब आप relevant education सीख कर रहे हो। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं, दीक्षा प्लेटफॉर्म है, स्वयं प्रभा है, मूक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, वो सब कुछ है। देन इंटरनेट अब हर जगह पेनिट्रेट कर रहा है तो वो भी इशू नहीं आएगा। स्मार्टफोन यूजर बेस अपने आप बढ़ गया है, तो कंप्यूटर ना सही, लैपटॉप नहीं सही, बट आजकल मोबाइल फोन्स हैं तो एक्सेसिबिलिटी इज देयर। यंग पॉपुलेशन है जिनके एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं, अगर हमने उनको स्किल नहीं किया तो डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन टर्न इनटू अ डिजास्टर। और दूसरा क्या है? डिस्पोजेबल इनकम है लोगों के पास। मिडिल क्लास एक्सपैंड कर रहा है। मिडिल क्लास, आई थिंक यू सेड इन वन ऑफ द लेक्चर, मिडिल क्लास इज द एस्पिरेशनल क्लास, so they are also demanding more and more high quality education and skill development courses, so overall it is going to drive the growth. So edtech sector is the present as well as the future. Advantages है flexible learning option, cost effective, gamification, rise of edutainment, education plus entertainment, ठीक है। on the job skill जिसकी वजह से advancement in the career, it can supplement conventional model, it can help in breaking the geographical barrier, it can ensure high quality education, it can supplement the government's digital push, लेकिन there is a need for regulation, तो वो पढ़ने का तरीका सेम रहेगा। Disruption to conventional learning, switch to digital model, crucial to be mindful of the gaps in digital experimentation. Then checking the cyber threats, privacy policies, e-learning might restrict the development of social skills. आप लोग यहाँ जो आसपास बैठते हो, डोंट टेक इट अदरवाइज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के पास वो वाली चीज नहीं है, उनको खुद ही को मोटिवेट करते रहना होता है। एटलीस्ट आपके साथ क्या है, यू मेक फ्रेंड्स, you are now co-aspirants, whatsoever it is, then you can motivate each other. बोल के नहीं तो कभी कभी अपने कंडक्ट से भी आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। then to protect the rights of minors, that is a major problem, false promises made to the parents, हाँ। then biased content delivery, less, एक तो आजकल जिसके पास भी इंटरनेट का कनेक्शन है और वो सब टीचर बने जा रहे हैं, ये मुझे पहली बार कोविड में पता चला। और कभी कभी मैं उनको कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए देखती हूँ, मैं कहती ये तो कुछ और ही, फिर एनीवे, व्हाट नीड्स टू बी द वे फॉरवर्ड नाउ इज, अगर ये चीज मैं आप पे छोड़ दूं और जब आप ये चीजें खुद से पढ़ोगे बाद में, आपको अब एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, लैंग्वेज सिंपल है, समझ आ रहा है, क्वेश्चन आएगा तो लिख सकते हैं, ठीक है, बस ठीक। तो क्योंकि अगर मैं ऐसे पढ़ाती तो फिर तो 2 क्लासेस तो लगी जाती, 86 पेजेस की पीपीटी है, देयर आर 86 स्लाइड्स हियर, सो वो पता नहीं चला होगा फिलहाल, बट देयर आर 86 स्लाइड्स। सो जितने टॉपिक्स मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट हैं, आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट। लेकिन एक चीज जो मैं नोटिस कर रही हूं वो ये है, हम करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके कोई भी रीजन हो सकते हैं, हम हो सकता है बुकलेट नहीं पढ़ रहे हो लेकिन खुद से कर रहे हो, शायद वो भी नहीं है, ठीक है। तो हम PT 365 का वेट कर रहे हैं, वो भी नहीं कर अच्छा ठीक है, और इस साल हम अटेम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो नहीं, जस्ट आराम से बिल्कुल पढ़ाई करनी है। एंड बिफोर वी वाइंड अप, आई जस्ट वन लास्ट एनेक्डोट फ्रॉम माई लाइफ।
So I don't know whether I've told that before or not. It was my first attempt. Did I tell you that incident of prelims? The first incident of, acha, nahi, that was mains. So prelims ki ek, when you, I'll just reiterate one thing, ki when you are a good student, you have a lot of expectation from yourself. Not meeting the expectation of others, but your own self. So it so happened कि ग्रेजुएशन में क्या होता था, एक सिंपल सा लॉजिक था कि प्रीवियस 10 years या 15 years लगा लो तो मोर और लेस उसी में से क्वेश्चंस आ जाते थे. तो मैं उनमें से थी जिसका दोस्त मजाक बनाते थे, जैसे औरों से सवाल पूछते थे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, कोर्स कंप्लीट हो गया, मुझसे पूछते थे तेरा कौन से नंबर वाला रिवीजन चल रहा है, और मैं बोलती थी 5वां 6ठा. मतलब एक टाइम तो ये नौबत आ गई थी कि मैंने प्रीवियस 15 years के सारे पेपर्स इतनी बार सॉल्व किए हुए थे कि जब मैं अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेड का एग्जाम देने जाती थी, आई वाज लाइक यार फिर से सॉल्व करना है, चलो. एंड दैट इज हाउ यू स्कोर मार्क्स. बट आई फेल टू रियलाइज यूपीएससी इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम. यहाँ कोर्स वाकई कंप्लीट नहीं होता, और वो 6ठा 7वां रिवीजन तो खुद को धोखा देने वाली बात है. ठीक है. सो द पॉइंट हियर इज कि यहाँ की रियलिटी थोड़ी डिफरेंट थी. सो आई विल अगेन कोट द सेम पर्सन. देयर वाज अ फ्रेंड हु इज कॉन्स्टेंटली देयर विथ मी इन माय जर्नी, जिसका वो रेपो रेट वाला था इंसिडेंट. तो एग्जाम था 23rd मई को, आई रिमेंबर 2010. दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. 2nd मई को था यूपी स्टेट सर्विसेज का प्रीलिम्स. और हमारे लिए स्टेट सर्विसेज का प्रीलिम्स वाज लाइक कि चल दे आते हैं, मतलब एक प्रैक्टिस हो जाएगी टाइप्स. और उस समय प्रीलिम्स में ऑप्शनल भी आता था. सो मेरा पबैट था जो प्रीलिम्स में था, अलॉन्ग विथ 1 जीएस पेपर. मैं एग्जाम देने गई और बहुत खराब हुआ. मतलब उस दिन मुझे पहली बार रियलिटी चेक मिला कि ऐसा था कि अगर क्वेश्चन 100 है तो उसमें से शायद 70 क्वेश्चन नहीं आते थे. और ये मुझे समझ नहीं आया, 7-8 नहीं आए, समझ आते 70 किसको नहीं आते, मतलब ये कैसा हो गया. सो माई लाइफ केम क्रैशिंग डाउन कि ये क्या हो गया. और मेरे पास सिर्फ 21 दिन बाकी थे, क्योंकि 2 मई को ये पेपर हुआ था, 23 मई को मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स था. आई वॉज वेरी क्लियर मैं प्रीलिम्स नहीं दे रही. एंड आई कॉल्ड अप माई फ्रेंड कि यार मैं तो नहीं दे रही, मेरा नहीं होना, और मैंने 1 साल बहुत मेहनत करी थी. एंड आई वाज लाइक कि मैं बिल्कुल नहीं दे रही, तुझे आइडिया नहीं है मैंने यूपी का स्टेट सर्विसेज कितना, अगर मैं यूपी का प्रीलिम्स इतना खराब दे रही हूँ तो मैं यूपीएससी तो कतई क्लियर नहीं कर सकती. तो मुझे क्या लगा कि फ्रेंड्स कैसे होते हैं, नहीं यार प्लीज मेहनत कर, हो जाएगा, मत परेशान हो. माई फ्रेंड टोल्ड मी मत दे. और मैं सच कह रही हूं, अगर उस दिन उसने मुझसे कहा होता ना कि नहीं तुझे करना चाहिए, तू कर सकती है, तो मैं क्या करती कि नहीं यार नहीं हो रहा, ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो मैंने प्लान कर रखा था कि मैं ऐसे बोलूंगी कि मुझसे नहीं हो रहा, फिर वो मुझे कन्विंस करेगी. पर ये सब कुछ हुआ ही नहीं. उसने कहा मत दे. एंड आई वाज लाइक ये कैसे, आई वाज लाइक ऐसे क्यों बोला तूने, मत दे. सो देन शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड कि यू नो व्हाट स्मृति, तुम जैसे लोगों की वजह से हम जैसों का जर्नी बहुत आसान हो जाती है. मैंने कहा मतलब, कहते कि तुम जैसे लोग जो 1 साल इतनी मेहनत करते हैं, जो पढ़ने में भी अच्छे हैं, वो लास्ट में प्रेशर की वजह से गिव अप कर देते हैं. और तुम लोगों की वजह से हम जैसे जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जो बस गिव अप नहीं करते, वो इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं. एंड आई वाज लाइक ओके सो व्हाट यू वांट मी टू डू. उसने कहा तेको गिव अप ही करना है ना, तेको एग्जाम नहीं देना है ना. आई वाज लाइक हाँ मुझे नहीं देना. बोलता है तो 23 तारीख को ये डिसाइड करना कि सेंटर जा रही है या नहीं जा रही है. अब मुश्किल से 20 दिन रह गए, एक दिन इसमें भी निकल गया था, वो नहीं होता सेल्फ पिटी मोड में जाने में. तो उसने कहा मुश्किल से 20 दिन रह गए, 20 दिन जितना पढ़ना है कर ले, रिवाइज करना है जो करना है कर ले, 23 तारीख को डिसाइड करियो कि जा रही है या नहीं जा रही. टिल 22nd नाइट नहीं पता था मैं दे रही हूं या नहीं. मैं अगले दिन सुबह मेरी मम्मी ने मुझे उठाया कि स्मृति एग्जाम देने जाना है. मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, ये वो. तो मम्मी ने कहा दे तो आ, क्या होगा, हम किसी को नहीं बताएंगे. सो आई वाज लाइक कि आई वाज लाइक आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप किसी को नहीं बताओगे, आप किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव, किसी को नहीं बताओगे कि मैं एग्जाम देके आई. मम्मी ने कहा बेटा मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं तो कह दूंगी कि वो उठी नहीं, अलार्म बजाई नहीं, हम गए नहीं देने, हम तो इस साल देने ही नहीं वाले थे, मैं सबको यही बोल के रखूंगी. मैंने कहा ठीक है. मैं चली गई पेपर देने. पेपर वगैरह देकर मैं वापस आई. मेरी मम्मी का एक ही सवाल था, किसी को बताना है कि दिया है या नहीं. मैंने कहा हाँ बता दीजिए, मेंस तो मैं लिख रही हूं. सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से इज, उस दिन की तैयारी लास्ट मोमेंट तक नहीं होती, और जो गेम चेंजर है वो वही घंटे.
वो 2 घंटे या तो आपको बना सकते हैं या उस साल का अटेम्प्ट खराब कर सकते हैं. एंड दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट ओनली प्रेपरेशन, इट इज अबाउट द मेंटल स्ट्रेंथ. अरे शुरू के 5 सवाल नहीं आए, पीछे से शुरू कर दो. पीछे के नहीं आ रहे, बीच से शुरू कर दो. पॉलिटी के अच्छे से आते, पॉलिटी से शुरू कर दो. लेकिन हार नहीं माननी और बहुत ढंग से पेपर देना है. और उसके लिए बहुत जरूरी है कि मॉक टेस्ट दो. हमारे साथ एक गड़बड़ ये भी थी कि हमारे टाइम पे ना ये टेस्ट सीरीज वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता था. बट व्हाट वर्कड इन आवर फेवर वाज कि एक पेपर ऑप्शनल का था और उसके अगले साल जब पैटर्न चेंज हुआ तो सीसैट आ गया और सीसैट के भी मार्क्स जुड़ते थे. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम में से बहुत लोग जीएस की वजह से क्वालिफाई नहीं करते थे, हम ऑप्शनल और सीसैट की वजह से क्वालिफाई करते थे. क्योंकि जीएस तब भी, आज जब बच्चे कह रहे हैं ना ये क्या पेपर यूपीएससी ने बना दिया, आई एम वेरी सीरियस. व्हेन आई सॉ द पेपर, मैंने कहा ये इसमें ऐसा क्या बना दिया, ऐसा ही तो आता था. पेपर हमेशा से वैसे ही आता था. इट्स जस्ट दैट वो बीच में थोड़ा इतना सिंपल पेपर आने लग गया था कि लोगों को लगा कि शायद ये रियलिटी है. ऐसा कुछ नहीं है. यूपीएससी से कभी उसने लिख के नहीं दिया कि इस लेवल का पेपर हम देंगे. वो कुछ भी दे सकते हैं. और अगर पेपर डिफिकल्ट है तो उसमें एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ढूंढो ना. वो सबके लिए डिफिकल्ट है, वो केवल आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है. अगर उन्होंने कोई नया ट्रेंड जिसमें एलिमिनेशन टेक्निक सो कॉल्ड वर्क नहीं कर रही है तो वो तो सबके लिए वर्क नहीं कर रही है ना. ऐसा थोड़ी ना कि आप पर्सनल लेवल पे आपसे धोखा हो गया, ये क्या तरीका था, इन्होंने ये नहीं पूछा. तो वो तो सबके साथ हुआ है ना. और मैं जब अपनी उसी फ्रेंड से बोलती थी ना, जैसे मैं उनमें से थी जो मैं आप लोगों से ज्यादा रिलेट कर पाऊंगी, कि मैं उनमें से थी वो जो नहीं होते हैं जो चाय पीने गए हैं, वो शाम को वो सेंटर्स होते हैं ना जहां पे चाय पी जाती है, तो हम लोग चाय पी के ये यूपीएससी क्या कर रहा है, हर साल सीट्स गिरा रहा है, ये वो क्रिब करने वाले लोग नहीं होते हैं, उनमें से थी मैं. और मैं देखती थी वो बड़ी चिल्ड आउट. मैंने कहा तू इतनी चिल्ड आउट कैसे, इस बार सीट्स कम हो गई ना, तू चाय पी दे. यार मुझे तो एक ही चाहिए. मैंने कहा यार ये एटीट्यूड कैसे आता है. मैं मतलब क्रिप करे जा रही हूं, मैं कोसे जा रही हूं कि देखो 100 सीट कम कर दी, ये कर दी. वो इतनी चिल्ड आउट रहती थी, यार मुझे एक ही चाहिए तो वो हो जाएगी मैनेज. मतलब उसके कॉन्फिडेंस को देख के कभी मुझे लगता था कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है. वो ओवर नहीं था यार. और जब उसका फर्स्ट ईयर में सिलेक्शन हो गया, उसको आईआरएस मिला, तो मुझे लगा कि अब ये दोबारा देगी. ठीक है, क्योंकि आईआरएस के बाद एक तो इंप्रूवमेंट. जानते हो उसने मुझसे क्या कहा, कहते स्मृति मेरा पहले अटेम्प्ट में लिस्ट में नाम आ गया, अब इससे ज्यादा आई कैन नॉट बी ग्रीडी. तो आईआरएस मिल गया, हो गया. उसने कहा दोबारा प्री भी होगा कि नहीं उसका मुझे नहीं पता, बट पहले अटेम्प्ट में लिस्ट में नाम आ गया. So the point here is she had a very much clarity of thought, what she wants, and she was satisfied with what she was getting. तो उसका बड़ा प्लान्ड होता था. जैसे मैं फिर बोलूंगी, मैं 10, 12, 13 घंटे पढ़ती थी, उसका स्टैंडर्ड था 6 घंटे से ऊपर ऊपर कोई पढ़ता है. हर संडे पिक्चर देखनी. हम मुखर्जी नगर में पढ़ते थे, तो उस वहां पे बत्रा सिनेमा है. वो भैया हर संडे बत्रा सिनेमा में, मैं कभी कभी से कहती थी यार मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे सच में पढ़ना है. कहती मैं अकेले चली जाती. मैंने कहा बत्रा सिनेमा में तुम अकेले पिक्चर देखने कैसे जा सकती हो. कहते आई वांट रीजुविनेशन. तो मतलब उसने मिथुन चक्रवर्ती की भी पिक्चर देख ली है, क्योंकि उस वक्त अगर और कोई पिक्चर नहीं लगती थी उस टाइम पे, अगर मिथुन की भी कोई पिक्चर लगी, मैं कहती थी क्यों टॉर्चर कर रही है. तो जानते वो मुझसे क्या कहती थी कि ये इतनी हिलेरियस पिक्चर होती है कि मेरा जेन्युइन रिजुविनेशन हो जाता है कि कोई इतना खराब पिक्चर कैसे बना सकता है. तो वो उस पर भी मतलब क्या एटीट्यूड था यार बंदी का. एंड आई वाज लाइक कि दिस इज व्हाट आई नीड टू लर्न. सो whoever I am today and what actually I was during those 12 years back, there's a stark change in my personality because I have learned a lot from her how to live your life in a lighter manner, because everything will fall in place. तो अब जाओ टाइम टेबल बनाओ, रेलिवेंट टाइम टेबल बनाना, वो सांस लेना और वैसे वाला टाइम टेबल नहीं बनाना. 7-8 घंटे जो नॉर्मल कर सको वो बनाना, और बूंद बूंद से घड़ा भरता है. रोज का टारगेट अचीव करना, सोने से पहले बस मेक श्योर जो उस दिन का टारगेट है वो अचीव्ड है. हफ्ते में एक दिन अपने लिए रखना कि अगर उस दिन पढ़ने का मन नहीं हो, और हमेशा लास्ट मोमेंट के लिए कुछ मत छोड़ना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब आप कुछ छोड़ देते हो ना, उसी वक्त तबीयत खराब होना, सर दर्द होना, पढ़ने में मन नहीं लगना, वो सब शुरू हो जाता है. तो कुछ भी लास्ट के लिए नहीं छोड़ना. कभी कभी ऐसा होगा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो हेडफोन्स लगाकर लेक्चर को ही सुन लो, या कुछ नहीं मिले तो जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस टेस्ट विच यू हैव गिवन, बट डोंट वेस्ट योर टाइम. दैट्स इट. इज दैट वेरी क्लियर? चलो बाय पीपल, एंड जस्ट अपलोड दिस पीपीटी. ठीक है, चलो.
smriti.s@visionis.in। दो चीजों का ध्यान रखेंगे, आंसर्स लिखकर इस पे पोस्ट नहीं करेंगे, उस पे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है। जो आप करेंगे वो ये है, आप अपॉइंटमेंट सीख कर सकते हैं कि इस पे अगर जो भी डाउट्स वगैरह हैं या आंसर्स हैं या ऐसे है, वो लिख के कलेक्ट कर लो और उसके बाद फिर मेल ड्रॉप कर लेना जिस दिन भी कन्वीनियंट होगा फॉर बोथ ऑफ अस। वी विल प्लान एन अपॉइंटमेंट, यू मीट मी, यू डिस्कस योर डाउट्स एंड एवरीथिंग। पहली चीज। दूसरी चीज है, अगर डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, कोई स्ट्रेस हो रहा हो, दैट इज जस्ट फील फ्री टू ड्रॉप अ मेल। उसके लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मतलब मोटिवेट करना ये मेरा पार्ट टाइम जॉब, आप समझ सकते हैं जो तो वो उसके लिए मैं कभी भी, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, कोई फालतू का टेंशन वेंशन नहीं लेना। कभी भी लगे कि कुछ डिमोटिवेशन हो रहा हो, ड्रॉप मी अ मेल एंड आई एम अवेलेबल। लेकिन आंसर नहीं पोस्ट करना वो, क्योंकि लिटरली लोग 10-10 पेज का ऐसे लिखकर मुझे मेल कर देते हैं और मैं लिखती हूँ भैया नहीं हो पाएगा चेक, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट ले लेना, ठीक है। और अपने डाउट्स वगैरह कलेक्ट कर लेना, जो भी डाउट्स जब भी रिवाइज करोगे, सोसाइटी एथिक्स ऐसे जब भी रिवाइज करोगे, यू जस्ट नीड टू ड्रॉप योर नेम, you have to drop your batch and the year of the batch, so that मैं थोड़ा recall कर पाऊंगी कि मैं किस set of student को address कर रही हूँ, and then we will meet. Is that very clear? चलो, all the very best people, and I have full confidence that if you just persist in this process, you will land up somewhere. So just persist. Just don't have unrealistic expectation and don't be in a rush. Don't be in a hurry कि अभी नहीं तो फिर आराम से, just take it one thing at a point. Is that very clear? चलो, all the very best, and just be helpful for your friends. ये जो फ्रेंड्स बनाए होंगे, ग्रुप्स बनाए होंगे, कभी एक दूसरे को डिसीव नहीं करना। जैसे नहीं छुपा छुपा के कि मेरा तो कोई तैयारी नहीं चल रही है, वैसी वो चिंदी हरकतें मत करना। एंड बिकम द सपोर्ट सिस्टम ऑफ ईच अदर, क्योंकि मोर देन एनी अदर एग्जाम ये एग्जाम है जिसमें फ्रेंड्स की जरूरत होती है, ठीक है। और समय नहीं खराब करना एक दूसरे का, ठीक। चलो।